हेलो फ्रेंड्स, एमसीक्यूज़ के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये जो रेडियोग्राफिकल एग्ज़ाम की हम जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर पे हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर पे आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर पे हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हमारे आ चुके हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, वो एमसीक्यूज़ आज हमने यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो हमने आज क्वेश्चंस लिए हैं 25 एमसीक्यूज़ जो हमने आज यहाँ पे लिए हैं, ये हमारे ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर। जैसे एम्स का रेडियोग्राफी का एग्जाम हो, पीजीआई चंडीगढ़ का रेडियोग्राफी का एग्जाम हो, या फिर यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का रेडियोग्राफी का एग्जाम हो। हमारे जो ये एमसीक्यूज़ हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आज हम जो क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, इसके अंदर पे हमारे कुछ एनाटमी के, फिजियोलॉजी के और पैथोलॉजी के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना। तो हम आज स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है AERB स्टैंड फॉर, मतलब कि AERB का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है एटॉमिक एनर्जी रूलिंग बॉडी, ऑप्शन बी दिया गया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ऑप्शन सी दिया गया है एटॉमिक एनर्जी रूल्स बॉडी, उसके बाद में ऑप्शन डी दिया गया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बॉडी। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे पास में जो AERB है वो कहाँ पे है। ये हमारे पास में इंडिया में है। कहाँ पे है? इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद में ये स्टार्ट कब हुई? तो 1983 में ये स्टार्ट हुई। कहाँ पे कब हुई स्टार्ट हुई? 1983 में ये स्टार्ट हुई। उसके बाद में जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये भी हमें याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो AERB है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो AERB है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। और उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि AERB जो हमारे पास में है वो कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये भी आपको यहाँ पे ये चारों क्वेश्चंस, ये तीनों क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। क्या होगा? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो जो ऑप्शन बी हमारे पास में होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सरे फिल्म इमल्शन लेयर इज मेड अप ऑफ, मतलब कि हमारी जो एक्सरे फिल्म के अंदर पे 4 लेयर होती है, उसमें एक लेयर होती है इमल्शन लेयर, जिसको एक्टिव लेयर भी या हार्ट ऑफ द एक्सरे फिल्म भी कहा जाता है। उस लेयर, जो वो लेयर होती है वो कह की बनी होती है, हमसे ये पूछा गया है। और इसमें ऑप्शन हमें दिया गया है कैडमियम, ऑप्शन बी दिया गया है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी दिया गया है सिल्वर हैलाइड, ऑप्शन डी दिया गया है लेड। हमें ये देखना है जो हमारी इमल्शन लेयर होती है, इमल्शन लेयर हमारी क्या की बनी होती है। तो इमल्शन लेयर हमारी AgBr प्लस AgI, किसकी? AgI, मतलब के सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड के मिक्सचर से बनी होती है, ठीक है। और इन सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड को जिलेटिन के ऊपर, किसके ऊपर? जिलेटिन के ऊपर पे चिपकाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर पे जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड हमारा 90% होता है और सिल्वर आयोडाइड हमारा 10% होता है। सिल्वर आयोडाइड को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये मोर सेंसिटिव है देन द सिल्वर ब्रोमाइड के, ठीक है। तो हमारे पास में हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो ऑप्शन हमारा सी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, मतलब के हमारे पास में पूछा गया है, ये हार्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, मतलब के जो ओपनिंग होती है हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, वो किससे गार्ड की गई है, मतलब किससे प्रोटेक्ट की गई है। मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक हार्ट है, इसके हमने 4 चैम्बर बना लिए। क्या कर लिए? 4 चैम्बर बना लिए। ये हो गया हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहां पे हमसे पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके बाद में बी ऑप्शन दिया गया है मिट्रल वॉल्व, सी ऑप्शन दिया गया है सेमिलूनर वॉल्व और डी ऑप्शन दिया गया है बाइकस्पिड वॉल्व।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो ओपनिंग है वो किससे प्रोटेक्ट की गई है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है। सबसे पहली चीज, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं इसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है वो कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, वो होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। उसके बाद में जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सी होती है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ये याद रखना है। और बाइकस्पिड, ये हमारे पास में जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है ये एक ही है, ये क्या है, सेम है, वन ही को ऑप्शन है। मिट्रल वॉल्व को ही, बाइकस्पिड वॉल्व को ही मिट्रल वॉल्व बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमें पूछा गया है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो यहां पे हमारे पास में जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी ये करेक्ट आंसर होगा। ट्राइकस्पिड वॉल्व से ही हमारी जो ओपनिंग होती है कौन सी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की, वो प्रोटेक्ट की जाती है, गॉर्डेड की जाती है, ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्स-रे ट्यूब इज नियरली, ये आईडी लिखा है यहाँ पे, ये क्या होगा, इज होगा, क्या होगा, इज होगा, ठीक है। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्स-रे ट्यूब इज नियरली, कितना होगा, सिंपल है। देखो यहां पे हमें ये जानने की बात है, हमारे पास में 2 तरीके की वोल्टेज अप्लाई होती है हमारी एक्सरे ट्यूब के अंदर। एक होती है हमारी जो फिलामेंट के लिए यूज होती है, किसके लिए यूज होती है, फिलामेंट के लिए यूज होती है। और एक सप्लाई होती है हमारी जो कैथोड और एनोड के लिए होती है, किसके, कैथोड और एनोड के लिए हुई होती है। ये हमारी ट्यूब वोल्टेज होती है, ये क्या होती है, ट्यूब वोल्टेज होती है, ठीक है। इसी के बारे में यहां पे पूछा गया है कि जो ट्यूब वोल्टेज है आपकी, वो ट्यूब वोल्टेज के अंदर पे आप कितनी वोल्टेज यहां पे क्या करते हो, अप्लाई करते हो अपनी ट्यूब के अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर। ऑप्शन दिया गया है 10 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया गया है 100 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया गया है 10,000 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया गया है 106 वोल्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्यूब वोल्टेज के अंदर, मतलब कि कैथोड एनोड के बीच में हमें यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करना है। क्या करना है, हाई वोल्टेज अप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन हमारे जो यहाँ पे एनोड में है वो एनोड से हमारे, सॉरी कैथोड में है, ठीक है ना, किसमें है, कैथोड में है, वो यहां से कहां चले जाए, एनोड पे चले जाए। एनोड पे कौन हमारा टारगेट है, कौन है, टारगेट है, तो ये यहां पे चले जाए। तो इससे करने के लिए हमें यहां पे हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, तो जो हमारा नियरली 10,000 वोल्ट होगा। तो सी, ऑप्शन सी हमारा यहां पे क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है द टर्म ब्रेडिकार्डिया डिनोटेड, जो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन हमारे पास में होती है वो किस चीज को डिनोट करती है। ऑप्शन यहां पे दिया गया है डिक्रीज इन हार्ट रेट, ऑप्शन बी दिया गया है डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, ऑप्शन सी दिया गया है लो सेग्रीगेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ऑप्शन डी दिया गया है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सिंपल है, जो ब्रेडिकार्डिया की बात की गई है यहां पे देखो हमारे पास में हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन जो होता है वो ब्लड फ्लो के लिए होता है। ब्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया जो हमारे पास में यूज किया जाता है वो हार्ट रेट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, हार्ट रेट के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे हमारे पास में जो हार्ट बीट होगी, क्या होगी, हार्ट बीट होगी, जो हमारे पास में होती है कितनी होनी चाहिए, हमारे पास में कितनी हार्ट बीट होनी चाहिए, 1 मिनट में 72 टाइम ये हमारी हार्ट बीट होनी चाहिए। हार्ट रेट की बात यहां पे की जा रही है, तो डिक्रीज इन हार्ट रेट, किसमें, डिक्रीज इन हार्ट रेट, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ब्रेडिकार्डिया जो हमारे पास में यूज की जाती है टर्म्स, ये हमारी किसके लिए यूज की जाती है, हार्ट रेट के लिए यूज की जाती है, और ये हमारी जब डिक्रीज हार्ट रेट होती है उसको डिनोट करती है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फुल फॉर्म ऑफ आईवीयू। फुल फॉर्म ऑफ आईवीयू जो हमारे पास में है वो पूछी गई है। तो उसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए है इंट्रावेनस अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके बाद में ऑप्शन बी दिया गया है इंट्रावेनस यूरोग्राफी, ऑप्शन सी दिया गया है इन वीवो अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी दिया गया है इन वाइट्रो अल्ट्रासाउंड। तो यहां पे हमारे पास में हमें देखना है आईवीपी। हमारे पास में एक प्रोसीजर है जिसका नाम हम मैक्सिमम याद रखते हैं आईवीपी। क्या रखते हैं, आईवीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंट्रा
वेनस, ठीक है ना, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी क्या होती है, हाँ पाइलोग्राफी, ये हमें याद रखनी है। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी तो उसी का ही ये ऑल्टरनेट नाम होता है IVU, मतलब के इंट्रावेनस यूरोग्राफी। क्या होगा, इंट्रावेनस यूरोग्राफी, सेम प्रोसीजर है, इसका ही दूसरा नाम IVU होता है। क्या होता है, IVU होता है। तो हमारे पास में जो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और ये जो प्रोसीजर हमारे पास में होता है, ये प्रोसीजर क्या के लिए यूज किया जाता है, रीनल सिस्टम के लिए, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर को चेक करने के लिए ये हमारे पास में यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द एसओडी। एसओडी की फुल फॉर्म होती है सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पे हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला होगा जो एसओडी को एक्सप्लेन करेगा, या एसओडी जिससे हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे देखना है ऑप्शन हमारे पास में है एसओडी इज इक्वल टू एसआईडी प्लस ओआईडी। एसआईडी क्या होता है, एसआईडी हमारे पास में होता है सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद में जो ओआईडी होता है, ओआईडी हमारे पास में होता है ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है एसआईडी ओआईडी। तो यहां पे सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है एसओडी इज इक्वल टू एसआईडी प्लस ओआईडी। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन दिया गया है एसओडी इज इक्वल टू एसआईडी माइनस ओआईडी। सी ऑप्शन दिया गया है एसओडी इज इक्वल टू एफएफडी प्लस ओआईडी। उसके बाद में ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ द अबव। तो हमें यहां पे देखना है कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के थ्रू हम एसओडी निकाल सकते हैं, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज कि हमारे पास में मान लीजिए कि ये एक एक्सरे ट्यूब है। ये क्या है, एक एक्सरे ट्यूब है, यहां से एक्सरे निकल के आ रही है। ठीक है, बीच में यहां पे हमारे पास में पेशेंट है जो कि ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो एक्सरे ट्यूब होगी वो क्या कहलाएगी, सोर्स कहलाएगा। उसके बाद में ये हमारे पास में IR है जो कि फिल्म है, ये हमारे पास में क्या होगी, IR होगी। तो अगर हम बात करते हैं यहां से लेके यहां तक, तो ये जो हमारे पास में डिस्टेंस होगा ये SOD होगा। सॉरी, ये हमारे पास में होगा SID। क्या होगा, SID। ठीक है, ये क्या होगा, SID होगा। उसके बाद में यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास में क्या होगा, SOD होगा, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमारे पास में ऑब्जेक्ट से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, OID होगा। क्या होगा, OID होगा। तो अगर हमारे पास में हमें SOD निकालना है, क्या निकालना है, SOD। SOD का मतलब सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें किस में से माइनस करना पड़ेगा, SID में से OID को अगर हम रिमूव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में SOD आ जाएगा। तो यहां पे इसका सिमिलर कौन सा हमें मिल रहा है, SOD इज इक्वल टू SID माइनस OID। SID से अगर हम, SID का मतलब सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस, मतलब जहां से एक्सरे है वहां से IR, अगर उसके बीच से OID हम निकाल दे, ऑब्जेक्ट टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस, तो हमारे पास में SOD आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास में इसका आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन डिटेच्ड बाय एक्सरे। इनके बीच में से, मतलब जो ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से पूछा गया है इसमें से कौन सी डिजीज है जो हम एक्सरे से देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया है ब्लैडर इंफेक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है निमोनिया, ऑप्शन डी दिया गया है डायरिया, उसके बाद में ऑप्शन डी है फीवर। सिंपल है, निमोनिया हम यहां पे देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निमोनिया। इन्फेक्शन हमें दिखेगा नहीं, डायरिया हमें दिखेगा नहीं, फीवर हमें दिखेगा नहीं। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पे जो हमारे एल्वुली हमारे पास में क्या होते हैं, उनके अंदर पे हमारा जो है डैमेज सेल जो होते हैं वो उनके अंदर पे भर जाते हैं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमारे पास में निमोनिया हो जाता है। ये निमोनिया हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ग्रिड इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग।
जो ग्रिड है, ग्रिड कहीं की बनी होती है, जो ये मटेरियल्स हमें दिए गए हैं इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है वो है कार्बन फाइबर, ऑप्शन बी दिया गया है प्लास्टिक स्ट्रिप्स, उसके बाद में सी ऑप्शन दिया गया है टीन स्ट्रिप्स, उसके बाद में डी ऑप्शन दिया गया है लेड स्ट्रिप्स। ओके, यहाँ पे ग्रिड इज मेड अप ऑफ, ग्रिड जो होती है वो अगर यहाँ पे पूछी जा रही है तो ग्रिड के अंदर तो कार्बन फाइबर भी यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि हमारे पास में जो ग्रिड होती है, ग्रिड की जो स्ट्रिप्स होती है, ग्रिड की जो स्ट्रिप्स होती है वो कहीं की बनी होती है, क्योंकि हमारे पास में आपने पढ़ा होगा जो हमारा स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेस होता है ना, हमारा स्पेसर्स होते हैं ना हमारे बीच में, जो स्ट्रिप्स के बीच में स्पेसर्स होते हैं ग्रिड में, तो वो हम कार्बन फाइबर के भी तो बनाते हैं, है ना। तो ग्रिड अगर मेड अप ऑफ हुई तो कार्बन भी यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिप्स जो हमारे होते हैं वो बने होते हैं लेड के। किसके बने होते हैं? लेड के, या फिर हम इसको टेंटेलम का भी बना सकते हैं। क्या किसका बना सकते हैं? टेंटेलम का भी हम इसको बना सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिए कि दो मटेरियल हमारे पास में होते हैं, लेड स्ट्रिप्स या टेंटेलम के स्ट्रिप्स, हम यहाँ पे ग्रिड के अंदर पे इसको बनाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन डी जो हमारा होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हील इफेक्ट्स डिपेंड ऑन, मतलब कि जो हमारा हील इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए दिया गया है एनोड एंगल, ऑप्शन बी दिया गया है साइज ऑफ द एनोड, ऑप्शन डी सी है हमारे पास में शेप ऑफ एनोड, उसके बाद में ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ द अबव। तो यहां पे हमारे पास में क्या होता है कि हील इफेक्ट डिपेंड करता है एनोड एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है? एनोड एंगल पे। कैसे करता है? देखिए, अगर हमारे पास में जो एनोड का एंगल होगा वो ज्यादा होगा तो हमारा जो हील इफेक्ट होगा वो हील इफेक्ट हमारा कम होगा। अगर एनोड एंगल हमारा कम होगा तो उसके अंदर पे हमारा जो हील इफेक्ट होगा वो हील इफेक्ट ज्यादा होगा। अब यहां पे क्या होगा कि एनोड एंगल, जितना एनोड एंगल कम होगा उतना हील इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। ये कैसे होता है कि अगर हम एंगल बढ़ाएंगे तो हमारे पास में हील इफेक्ट कम होगा और एंगल को घटाएंगे तो हील इफेक्ट ज्यादा होगा। और ये जो हील इफेक्ट, जो एंगल हमारा होगा, ये एंगल हमारा 6 to 20 डिग्री पे ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 to 20 डिग्री पे ही होना चाहिए। मतलब के लाइन फोकस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये नहीं कि हमने कुछ भी यहाँ पे यूज कर लिया, लाइन फोकस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे और एंगल हमारा 6 to 20 डिग्री का होगा। अगर हम इसको 20 की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास में हील इफेक्ट कम होगा। अगर हम इसको 6 की तरफ लाते हैं, एंगल कम करते हैं, तो हमारे पास में हील इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कार्डियक पेसमेकर इज, मतलब के कार्डियक पेसमेकर जो होता है वो किसको कहा जाता है? इस ऑप्शन से होता है हमारे पास में। फर्स्ट ऑप्शन है बंडल ऑफ हीज, उसके बाद में ऑप्शन बी दिया गया है पुरकिंजे फाइबर, उसके बाद में सी ऑप्शन दिया गया है एवी नूड, उसके बाद में डी ऑप्शन दिया गया है एसए नूड। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले जानने की बात है, जब हम जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के जो बंडल ऑफ हीज होते हैं ये हमारे पास में इस तरीके से नीचे की तरफ दोनों साइड पे जाए होते हैं, इस तरीके से बंडल ऑफ हीज होते हैं, ठीक है। मतलब ये वेंट्रिकल्स जो हमारे होते हैं ये वेंट्रिकल्स में होते हैं। उसके बाद में जो हमारा एसए नोड होता है, एसए नोड हमारा राइट एट्रियम के ऊपर होता है। मान लीजिए राइट एट्रियम है यहाँ पे, उसके ऊपर पे होता है। उसके बाद में जो एवी नोड होता है, एवी नोड हमारे पास में होता है जहां पे सेप्टम होता है ना, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हार्ट के बीच में इस तरीके से सेप्टम होता है। तो ये जो हमारे पास में इस जगह पे यहाँ पे एक सेप्टम होता है जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, उस पे यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा एवी नोड, ठीक है ना। और जो हमारे पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं ये हमारे पास में क्या होते हैं? जो बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं इनसे निकले हुए हमारे जो होते हैं फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है पेसमेकर। तो पेसमेकर हमारे पास में ऑब्वियसली देखो ये सब कंडक्टिविटी का काम ही करते हैं हार्ट के अंदर। किसका काम करते हैं? कंडक्टिविटी का ही काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? एसए नोड। कौन कर रहा है? एसए नोड। तो एसए नोड यहाँ पे कार्डियक पेसमेकर की तरह यूज में आता है। सिंपल है, एसए नोड को हम यहाँ पे एज अ पेसमेकर यूज करते हैं, मतलब ये यूज होता है कार्डियक के अंदर, हार्ट के अंदर। उसके बाद में ऑप्शन हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एनसीआरपी स्टैंड फॉर, मतलब एनसीआरपी का मतलब क्या है?
तो ऑप्शन दिए गए हैं नेशनल कमेटी ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है नेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजरमेंट, ऑप्शन सी दिया गया है नेचुरल क्लियरेंस ऑफ ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी दिया गया है नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। सबसे पहली चीज है कि हमारे पास में 1928 में, कब 1928 में हमारा आईसीआरपी स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ? आईसीआरपी, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, उसी ने ही स्टार्ट किया है एनसीआरपी, नेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है ना। तो इसने स्टार्ट किया है एनसीआरपी को। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट जो इसकी फुल फॉर्म होगी, मतलब होगा, वो क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो डी ऑप्शन जो हमारे पास में होगा वो हमारा करेक्ट होगा। याद रखना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जब क्वेश्चन में हमारे पास में आएगा तो क्वेश्चन में हमने देखना है, हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में इसमें कर देते हैं नेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो नेशनल कमेटी नहीं होता है, नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन है, जो कि हमारे पास में राइट आंसर होता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है व्हेन डू वी सेलिब्रेट रॉन्जन डे। यहां पूछा गया है कि रॉन्जन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। सबको पता है रेडियोलॉजी डे हम कब सब सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, रेडियोलॉजी डे जो हमारे पास में होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है दिसंबर 8, ऑप्शन बी दिया गया है नवंबर 8, सी ऑप्शन दिया गया है दिसंबर 18, उसके बाद में ऑप्शन डी दिया गया है नवंबर 18। तो इसमें हमें कोई भी शक नहीं है कि राइट आंसर क्या होगा, सबको पता होता है ऑप्शन बी नवंबर 8, क्योंकि हमारे पास में 8 नवंबर 1895 में एक्सरे का डिस्कवर हुआ था, और एक्सरे की डिस्कवर की खुशी में ही हम क्या करते हैं, वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू अबाउट एक्सरे आर ऑल एक्सेप्ट, मतलब के एक्सरे के बारे में सब कुछ सही है सिर्फ एक चीज के। ठीक है ना, कौन सी चीज है वो हमें देखना है। तो इसके अंदर पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। बी ऑप्शन दिया गया है ट्रेवल विद स्पीड ऑफ साउंड। ऑप्शन सी दिया गया है प्रोड्यूस बाय स्ट्राइक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन टंगस्टन टारगेट। ऑप्शन डी दिया गया है इंटेंसिटी फॉल इन अकॉर्डेंस विद इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब हमारे पास में बोला गया है कि जो हमारी एक्सरे की इंटेंसिटी होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग खत्म होती है, बिल्कुल होती है। और ये जो प्रोड्यूस होती है इसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराते हैं। कहां पे कराते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं वो टंगस्टन टारगेट पे, तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल होता है। इसमें ऑप्शन बी दिया गया है ट्रेवल विद स्पीड ऑफ साउंड। तो हमारे पास में हमारी जो एक्सरेज होती है वो साउंड की स्पीड से नहीं चलती है, वो हमारे पास में चलती है लाइट की स्पीड से। किसकी स्पीड से? लाइट की स्पीड से, ये याद रखना है। और लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और ये हमारे पास में एक्सरे की भी वेलोसिटी होती है और एक्सरे की भी स्पीड होती है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि हमारे पास में और सब आंसर तो सही है, एक्सरे के बारे में सिर्फ यही हमारा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। तो हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नॉन स्क्रीन फिल्म इज यूज्ड इन। नॉन स्क्रीन का मतलब है कि यहां पे हमारे पास में कौन सी ऐसी फिल्मिंग है जिसके अंदर पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, क्या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज नहीं की जाती है। ठीक है ना, इंटेंसिफाई स्क्रीन हमारे पास में कहां पे यूज नहीं की जाती है। तो वो ऑप्शन दिया गया है मैमोग्राफी, ऑप्शन बी दिया गया है इंट्राओरल रेडियोग्राफी, ऑप्शन सी दिया गया है सर्वाइकल स्पाइन रेडियोग्राफी, ऑप्शन डी दिया गया है चेस्ट रेडियोग्राफी। मैमोग्राफी के अंदर पे भी हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को यूज करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन रेडियोग्राफी के अंदर भी, चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर भी हम सिर्फ इंट्राओरल रेडियोग्राफी और एक्स्ट्राओरल रेडियोग्राफी के अंदर पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इनको नॉन स्क्रीन फिल्म कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट
चार्ज इज डिफाइंड बाय, मतलब कि हमारे पास में जो दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कौन डिफाइन करता है। ऑप्शन दिया गया है कूलॉम्स लॉ, ऑप्शन बी दिया गया है ओम्स लॉ, ऑप्शन सी दिया गया है गॉस लॉ, ऑप्शन डी दिया गया है न्यूटन्स लॉ। तो हमारे पास में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से वाला चार्ज है जो हमें यहाँ पे फोर्स है, जो हमें यहाँ पे दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है। तो हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जहां पे हमारे पास में जो K होगा वो क्या होगा, कूलॉम्स कांस्टेंट होगा, क्या होगा, हाँ कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। तो K इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हम अगर इसका यहाँ पे हम क्वांटिटी भी रखते हैं तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है दैट इज अ कूलॉम्स लॉ। क्या होता है, कूलॉम्स लॉ। तो जो ए ऑप्शन हमारे पास में होगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द फिल्टर्स यूज इन डायग्नोस्टिक एक्सरे आर मेड अप ऑफ, ठीक है। मतलब कि जो डायग्नोस्टिक एक्सरे के अंदर पे जो फिल्टर यूज किए जाते हैं वो कह के बने होते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कॉपर, ऑप्शन बी दिया गया है टीन, ऑप्शन सी दिया गया है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी दिया गया है लेड, ठीक है। तो हमारे पास में यहां पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास में एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम। लेकिन इसके अंदर पे एक और चीज है कि हम, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज को कि हम कॉपर का भी फिल्टर यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर का फिल्टर भी यूज करते हैं और एल्यूमिनियम का फिल्टर भी यूज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास में एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि आपने अगर कॉपर का फिल्टर यूज किया है या एल्यूमिनियम का फिल्टर यूज किया है तो जब आप उसको यूज कर रहे हो तो उसकी जो मेजरमेंट यूनिट आप यूज करोगे वो एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट, ये आपने इसकी क्वांटिटी रखनी है। मतलब कि आप कोई भी मटेरियल यहां पे यूज करो उसकी थिकनेस अकॉर्डिंग टू एल्यूमिनियम ही आपने क्या करनी है, यूज करनी है। तो इसलिए ऑप्शन एल्यूमिनियम ही आपका करेक्ट होगा। तो अगर कहीं पे दोनों ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें आप क्या यूज करोगे, एल्यूमिनियम यूज करोगे, एल्यूमिनियम को चूज करोगे। लेकिन अगर एल्यूमिनियम नहीं दिया गया है तब आप कॉपर को वहां पे क्या कर सकते हो, राइट आंसर मान सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 10 डे रूल इज 4। हमारे पास में एक रूल होता है जिसको 10 डे रूल कहा जाता है और ये हमें हर एक एक्सरे में यूज करना होता है वुमेन्स पे, ठीक है ना। अब ये किस वुमेन के लिए हमारे पास में यूज किया जाता है हमने वो देखना है। ऑप्शन हमारे पास में दिया गया है वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, बी ऑप्शन है ओल्ड वुमेन, सी ऑप्शन है यंग वुमेन, डी ऑप्शन है प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में हमने ये देखना है कि हम कब पेशेंट पे इसको अप्लाई करते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास में 10 डे रूल वो रूल होता है जो कि हमारे यहाँ पे रेडियोलॉजी में 10 दिन होते हैं जिनको सेफ टाइम माना जाता है, जिसके अंदर पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, जिससे हमारा जो रेडिएशन है वो रेडिएशन फीटस को किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा पाए। तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे हम इस 10 डे रूल को यहाँ पे यूज में लाते हैं। और ये जो हमारे पास में यूज में आता है वो उस वुमेन के लिए यूज में आ जाता है जो रिप्रोडक्टिव एज में हो, और ये हमारे पास में यूज में आता है कभी तो हम इसको यूज करते हैं 10 to 50 एज भी हमारे पास में यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है ना। या फिर ये हमारे पास में स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी एज जो हमारे पास में 9 to 50, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास में एक एज होती है, या 55 एज भी हम यहाँ पे रख सकते हैं,
ठीक है। इस एज तक मतलब 9 साल से लेके 55 साल तक की उम्र जो हमारे पास में होगी, इन एज में जो रिप्रोडक्टिव फेज हमारे पास में, रिप्रोडक्टिव एज हमारे पास में, इस एज में हमें हर एक वुमेन का क्या है पूछना चाहिए कि उसका 10 डे रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू 10 डे रूल हमें वहां पे पूछना चाहिए। ओल्ड वुमेन जो हमारे पास में बहुत ज्यादा एजेड वुमेन है, जैसे कि हमारे पास में 70-80 साल की कोई वुमेन आई है, तो उससे हम नहीं पूछेंगे तो भी चलेगा, बट आप उससे भी पूछ सकते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी वहां पे भी होती है। तो हमारे पास में जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज। यंग वुमेन के अंदर पे हमारा प्यूबर्टी फेज से पहले कोई फर्टिलाइजेशन का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। जो प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेग्नेंट का हम एक्सरे करेंगे ही नहीं, तो उससे हमारे पास में हमें 10 डे रूल अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे होगी नहीं। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द वेट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उसका जो वेट होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 2.0 ग्राम, ऑप्शन बी दिया गया है 1.0 ग्राम, सी ऑप्शन दिया गया है 1.5 ग्राम, ऑप्शन डी दिया गया है 0.5 ग्राम। तो हमारे पास में इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, 0.5 ग्राम इसका वेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में देख लेते हैं क्या है, द मैटर विच कन्वर्ट वन एनर्जी टू अनदर। मतलब कि हमारे पास में ऐसी कौन सा मैटर है, मटेरियल है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसमें ऑप्शन दिया गया है लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, बी ऑप्शन दिया है कैल्शियम टंगस्टेट, सी ऑप्शन दिया गया है कैडमियम सल्फेट, डी ऑप्शन दिया गया है बेरियम सल्फेट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में 3 ऑप्शन है। तो इसके अंदर पे जो हमारा बी ऑप्शन होगा, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो फॉस्फर मटेरियल होता है, कैल्शियम टंगस्टेट। ठीक है ना, ये मतलब हमारे पास में एक्सरे को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, और यही ये वो मटेरियल है जिसको थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना, उसी के बाद हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यहाँ पे यूज होनी स्टार्ट हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास में है आइसोटोप आर दोज एलिमेंट विच हैज। मतलब हमारे पास में कौन सा एलिमेंट होता है या किस एलिमेंट को आइसोटोप किसको कहा जाता है एलिमेंट्स का। ठीक है ना, तो हमारे पास में ऑप्शन ए है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उसके बाद में ऑप्शन बी दिया गया है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सी ऑप्शन दिया गया है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द अबव। सबसे पहले हमें समझना है, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक मटेरियल है, मटेरियल हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए कॉपर ही हमने यहाँ पे लिया। तो ये जो हमारे पास में एटॉमिक नंबर जो होता है वो Z से डिनोट किया जाता है और मास नंबर जो होता है वो A से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, तो Z जो होगा हमारा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और मास नंबर जो हमारा होगा वो A से डिनोट किया जाएगा, किससे, मास नंबर। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो वो हमारा आइसोटोप कहलाता है। क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है ना, मतलब मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं बट आइसोटोप में जो एटॉमिक नंबर होंगे वो हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे। तो उसी को ही किसी एलिमेंट का आइसोटोप कहा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में पेयर प्रोडक्शन अकर इफ एनर्जी इज ऑफ। मतलब के पेयर प्रोडक्शन कब होगा, कितनी एनर्जी की हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑप्शन दिया गया है 0.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी दिया गया है 0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन दिया गया है 0.10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन दिया गया है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास में कोई एक न्यूक्लियस है, उसके बाहर में ये हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। यहाँ से कोई हमारी एक्सरे फोटोन आएगी और ये फोटोन्स हमारे पास में इंटरेक्ट करेगी न्यूक्लियस से और वहाँ एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे 2 मास क्रिएट करेगी। एक हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, एक हमारा पॉजिट्रॉन होगा। ठीक है ना, और इनका जो रेस्ट मास होगा वो कितना होगा, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना है। ठीक है ना, तो इसका भी हमारे पास में 0.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर हम इनको प्लस कर दे 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को प्लस 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास में कितना आता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे पास में एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हमें क्या करने के लिए, पेयर प्रोडक्शन को करने के लिए। उसके बाद में देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ कोलोन इज, मतलब कि हमारे पास में कोलोन के अंदर पे जो लार्ज कोलोन होता है उसमें हमारा शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा है, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। तो यहाँ पे हमें देखना है हमारे पास में कौन से कोलोन का कितना जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। ट्रांसवर्स कोलोन की जो लेंथ होती है वो होती है 40 to 50 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो असेंडिंग कोलोन होता है, असेंडिंग कोलोन की जो लेंथ होती है वो होती है 20 to 25 सेंटीमीटर, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन की होती है 25 to 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो सिग्मोइड कोलोन होता है, सिग्मोइड कोलोन की होती है 40 to 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो होती है असेंडिंग कोलोन की। किसकी होती है, असेंडिंग कोलोन की, 20 to 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे इसका गलत आंसर लिखा होता है, सिग्मोइड कोलोन को यहाँ पे जो है इसकी लेंथ कम बता दे, बट सिग्मोइड कोलोन की लेंथ जो है वो असेंडिंग कोलोन से ज्यादा होती है। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ यूरेटर इज, तो इसके अंदर पे यूरेटर की जो लेंथ है वो कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है 60 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया गया है 30 सेंटीमीटर, उसके बाद में ऑप्शन सी दिया गया है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दिया गया है 45 सेंटीमीटर। तो यूरेटर की जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारे पास में 25 सेंटीमीटर जो होती है वो करेक्ट होती है यूरेटर की लेंथ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द प्रोसेस बाय विच एसी इज कन्वर्ट टू डीसी इज नॉन एज, मतलब एसी करंट को जो डीसी में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है जनरेटर, बी ऑप्शन दिया गया है थर्माइनिक एमिशन, सी ऑप्शन दिया गया है रेक्टिफिकेशन, डी ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास में जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, रेक्टिफायर होते हैं। क्या होते हैं, रेक्टिफायर होते हैं, और इनके प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो हमारे पास में करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में है हमारे 25 एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में हमारे पास में आ चुके हैं। तो आज के लिए हमारे पास में इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को फिर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।